हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बच्चों 12th क्लास की केमिस्ट्री का ये जो यूनिट हमारा चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाकर आया हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। पढ़ाई ना मैंने लास्ट लेक्चर में आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाई है। ठीक है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, क्या उसका समाकलित वेग समीकरण होता है और क्या उसके लक्षण होते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बता के आया हूं। आ रही बात समझ में? मतलब वे सारी बातें मैं आपको बता के आया हूं। ठीक, अब देखो, आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों, वो हम क्या पढ़ेंगे आज, जैसा मैंने आपको बताया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आप क्या करें, जब भी आप किसी लेक्चर को देखें, बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ लिखें। जब मैं समझा रहा होता हूं तब आप उसे समझें, और जब मैं यहां लिख रहा होता हूं तब आप भी मेरे साथ साथ उन चीजों को नोट किया करें, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब ये आप आदत बना लीजिए कि आप मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश किया करें। जब मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, और जब नोट्स बन जाएंगे तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं इससे पहले लेक्चर की, इससे पहली क्लास की अगर हम बात करें, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बताई थी बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब वो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वो मैं एक बार वापिस एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको यह समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो क्या मैंने आपको बताई थी शून्य कोटि की अभिक्रिया? ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको कहा था कि ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, या वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आ रही बात समझ? ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, और लिखते सार ये तो देखेंगे ही, यहां आप ये भी लिख लेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता बच्चों जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन न आए। वो हर बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप इस पर लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ रही बात समझ में? आप क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग जिनका वेग
अभिकारकों की जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है। केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है। प्रथम घात पर निर्भर करता है। केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, देखो जैसे मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ध्यान से देखना आप। मैंने लिखा C2H4 प्लस H2 इज इक्वल्स टू C2H6 इज इक्वल्स टू C2H6। ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो जब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसके लिए जो वेग होगा ना, इसका वेग अभिकारक की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करेगा। केवल प्रथम घात पर निर्भर करेगा। तो आप चाहे चेक करो, आप ये चेक करो कि इस अभिक्रिया में ये जो वेग नियम है और ये जो R है वेग, ये वेग अभिकारक की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर कर रहा है। ठीक, और मैं आपको एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट और बता दूं। क्या बता दूं? कि मैंने ये जो वेग नियम लिखा है ना, ये वेग नियम मैंने इस अभिक्रिया के समीकरण को देखकर तो बिल्कुल नहीं लिखा यार। मैंने ये वेग नियम इस अभिक्रिया की समीकरण को देखकर बिल्कुल नहीं लिखा, और ना कभी वेग नियम या वेग व्यंजक अभिक्रिया की समीकरण को देखकर लिखा जा सकता। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, समझे? ये तो मैंने क्या करा, ये ना फाइंड आउट है, ये दिया हुआ है। मतलब ये एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है जो लैब में ही चेक होती है, और ये वो देगा आपको, ये दे के रखता है, समझे? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं यार, कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण को देखकर वेग व्यंजक नहीं लिखा जाता। वेग व्यंजक नहीं लिखा जाता। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये इसका वेग हो जाएगा। ये है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कैसी होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो या आप इसे नोट करो, फिर अगली हेडिंग देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और जैसा यहां लिखा गया है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे लिख लेंगे कि यार इंपॉर्टेंट तो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहले ही लिख दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, समझे आप? ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भाई। बिना इसके तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे इसका, और वो आएगा 100% आएगा। ठीक, तो चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, देखो मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, और वो कैसे है? वो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आज हमारे पास ये क्या है?
प्रथम कोटि की विक्रिया है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मान लो कोई प्रथम कोटि की विक्रिया है, जब ये प्रथम कोटि की विक्रिया है तो इसके लिए जो वेग नियम है वो है माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या, के, और ये आर की पावर कितना, 1। आर की पावर 1 क्यों लगाया? आर की पावर 1 इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है, प्रथम कोटि की विक्रिया है। इसका ये जो वेग है ये इस आर की सांद्रता की केवल एक घात पर निर्भर करेगा, इसलिए मैंने लिखा कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के आर की पावर 1। माइनस डी आर अपॉन डी टी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। अब फिर आपको यह बता कि जिसकी पावर 1 कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सिर्फ इतना काम कि ये जो आर है इस आर को तो मैं लेकर आऊंगा यहां, और ये जो dt है इस dt को मैं लेके जाऊंगा वहां। मतलब मैं करूंगा कुछ ऐसा, क्या कि माइनस डी आर अपॉन कितना, आर, और इज इक्वल्स टू कितना, के डी टी। भाई डी टी यहां आ गया और आर यहां चला गया, पावर को फिर एक है ना, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर मैं एक काम और कह रहा आपको कि आप क्या कर लो, साथ के साथ इस माइनस को भी उधर लेके चले जाओ, और जब आप इस माइनस को उधर लेके चले जाओगे फिर ऐसा हो जाएगा कि ये माइनस के डी टी बन जाएगा, माइनस के डी टी बन जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा कि दोनों ओर का समाकलन करने पर लिखता हूं, दोनों ओर का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, तो जब दोनों ओर का समाकलन होगा देखो क्या होगा, मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगा समाकलन का। क्या ये होगा, ऐसे माइनस डी, माइनस तो मैं उधर लेगा, छोड़ दो, हटा दो माइनस को, तो ये बनेगा ऐसा, कैसा कि डी आर अपॉन कितना, आर इज इक्वल्स टू माइनस के और ये डी टी, ये था ना। तो जब हम समाकलन करेंगे तो इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन, भाई माइनस के तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं। ठीक, तो डी आर अपॉन आर, माइनस के कांस्टेंट छोड़ दिया dt का। अब आपको एक बात बताता हूं मैं इधर, ठीक, वो बताता हूं यहां खास बात। देखो जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये बात पता होगी, जो बायो वाले हैं हो सके ना पता हो। देखो अगर कहीं लिखा हो क्या, dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स, तो अगर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए समाकलन, तो उसका समाकलन आता है ln x। ln मतलब नेचुरल लॉग, और वो कितना आता है ln x। ठीक, और अगर कहीं क्या लिखा हो, dx लिखा हो और उसका समाकलन करना पड़ जाए, तो उसका समाकलन आता है x। उसका कितना आता है, x। ठीक, तो अब आप एक बात बताओ, जब dx अपॉन एक्स का ln x आता है तो dr अपॉन r का कितना आ जाएगा, ln r आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। जब जब dx का समाकलन x आता है तो dt का कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो आ जाओ फिर, देखो dr अपॉन r तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, ये बना ln r, यस और नो, इज इक्वल्स टू माइनस के एज ए टीज, और इसके मल्टीप्लाई में इसके गुणा में dt का जब कर देंगे तो वो आ जाएगा t, और प्लस ये i अपनी तरफ से जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, समाकलन स्थिरांक मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी किसी फंक्शन का समाकलन किया जाता है, मैथ वाले समझेंगे इस बात को, कि उसमें क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहां जोड़ दिया i, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब समाकलन स्थिरांक है ये, और मैंने इसे समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दिया, समाकलन स्थिरांक। आ रही बात समझ में?
समीकरण नंबर 1 मानकर इसे छोड़ दिया। देखो अब मैं कह रहा क्या कि यार यदि t बराबर 0 तो r बराबर भी r0, जैसा पिछले लेक्चर में करा था वैसा ही कुछ। और ये जो है ना r0, ये है बच्चों प्रारंभिक सांद्रता। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि ये प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है ये? प्रारंभिक सांद्रता r0। ठीक, तो देखो जहां t बराबर 0 है वहां तो t की वैल्यू 0 रख दो, और जहां r है वहां r0 रख दो। मतलब समीकरण 1 से करोगे। अब आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, कैसा कि ये तो बन जाएगा ln r0, क्योंकि r की जगह r0 लिखेंगे, लिख दिया, इज इक्वल्स टू माइनस के, और इसकी गुणा में t है ना, तो t के स्थान पर क्या रखेंगे 0, और ये प्लस i। ठीक, प्लस i। तो अब आप एक चीज चेक करो कि माइनस के इंटू में 0, तो मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा। हो जाएगा 0, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहां आपके पास आ जाएगा ln r0 इज इक्वल्स टू आई। कितना आ जाएगा? ln r0 इज इक्वल्स टू आई। मतलब यहां से आपके पास आई की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? आई की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये जो आई की वैल्यू है, इस आई की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 1 में। आई की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, और जब रखेंगे तो क्या होगा देखो, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों? अभी देखते हैं क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, जब इसमें रखेंगे तो होगा कुछ ऐसा। कैसा? ऐसा हो जाएगा कि देखो ये ln r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। तो देखो ये तो रख दिया ln r इज इक्वल्स टू माइनस क्या के टी प्लस क्या आई, और आई के स्थान पर क्या आएगा ln r0, ln r0। ठीक, तो यह बनेगी कंडीशन आई का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ये जो केटी है इस केटी को इधर लेकर आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस ln r को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि ये केटी इधर आ गया, बिल्कुल आ गया, केटी इज इक्वल्स टू, ये लिखते हैं पहले ln r0 माइनस ये वाला इधर आ गया माइनस का, और ये ln r। ठीक, मतलब kt इज इक्वल्स टू ln r0 माइनस ln। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। ठीक, इधर बताता हूं, खास बात है वो भी। देखो नियम है ये, लोग के नियम। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, कैसा? कहीं लिखा हो ऐसा कि अगर लिखा हो ln क्या x माइनस ln y। ठीक, जैसे यहां लिखा हुआ ln r0 माइनस ln r, यहां लिखा हुआ ln x माइनस ln y। तो ये नियम कहता है क्या कि इसे आप ऐसे लिख सकते हो ln x अपॉन y। ठीक, तो जब इसे आप ऐसे लिख सको तो फिर इसे आप ऐसे लिख सकोगे, हाँ ना बताओ बस, kt इज इक्वल्स टू कितना, ये बन जाएगा ln और ये r0 अपॉन r। हाँ या ना, यस और नो? बिल्कुल सर, लिख देंगे सर, जब ये रूल कहता है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। लिख दिया, चलो। अब मैं देखो आपको क्या कहता हूं कि ये जो ln है ना, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। इस नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस 10 में बदलो, और लॉग बेस 10 में बदलने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2.303 से। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐसा कुछ kt इज इक्वल्स टू, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, और ये बदल जाएगा किससे? ln से log बेस 10 में, और बस बाकी एज इट इज, और ये r0 और ये r ही बस। ठीक, तो मैंने क्या लिखा कि 2.303 से मल्टीप्लाई कर दी, और ये ln चेंज होगा किसमें? log बेस 10 में।
अब मर्जी मेरी है, चाहे मैं यहां से केटी में से के की वैल्यू निकाल लूं, चाहे मैं टी की। चलो मैं के की निकाल देता हूं। तो जब मैं के की निकाल लूंगा बनेगा कुछ ऐसा, के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 और ये आर 0 अपॉन कितना आर, और यहां अपॉन में क्या आ जाएगा टी, क्योंकि मैंने यहां से के की वैल्यू निकाल ली तो टी आ जाएगा यहां। ठीक, तो ये हमारे पास आया क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। आ रही बात समझ में? यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक, चाहे आप यहां से के की वैल्यू निकाल लो और चाहे आप यहां से टी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आता है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत हर बार ही आता है, बहुत क्या हर बार आता है भाई। ठीक है, तो इसे आप नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात देखते हैं। ठीक है, चलो देखो अगली हेडिंग है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, चलो देखो मैं लिखता हूं और साथ साथ आप समझते जाएंगे, बस इतनी टफ चीज नहीं है, आसान सी बात है। देखो पहला लक्षण क्या है कि यह अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है, यह अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, निम्न समीकरण का पालन करती है, निम्न समीकरण का पालन करती है। मतलब ये जो अभिक्रिया है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन सी का, मैं लिखता हूं यहां देखो, अभी बताया नहीं कौन सी का, कि ये पालन करती है सर के इज इक्वल्स टू किसका 2.303 अपॉन में कितना टी, और ये लॉग बेस 10 ये R0 और कितना अपॉन में R। बताओ इस समीकरण का ये पालन करती है या नहीं करती है? सर बिल्कुल करती है सर, अभी हमने पता करा कि सर इसी का ही तो पालन करती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो पहला लक्षण ठीक, तो जो पहला लक्षण है, लक्षण है वो तो है ये कि ये अभिक्रिया इस समीकरण का पालन करती है, पहली बात तो है। ठीक, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, यह अभिक्रिया कभी भी, यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। आ रही बात समझ में? ये क्या है, कभी भी पूर्ण नहीं होती। ठीक, और तीसरा जो है वो मैं बोलता हूं, वो आप खुद लिखेंगे। देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी इतनी है इस कमरे में कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जो तीसरा है वो मैं बोलता हूं। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं क्या, कि अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता n गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। मतलब एक इसका लक्षण है ये कि अभिक्रिया की जो हमारी अभिक्रिया है, अगर उसमें अभिकारकों की सांद्रता n गुनी कर दी जाए तो जो अभिक्रिया का वेग है ना बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। आ रही बात, वो क्या हो जाएगा,
n गुना हो जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण मतलब लक्षण। आ रही बात? ठीक, तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि गर्मी यहाँ बहुत है, इतनी गर्मी की बस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बस आज कुछ भी आगे नहीं कह रहे हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।